दफन 7। आपके लिए मैंने प्रश्न छोड़ा था कि रुद्राक्ष की सही उम्र क्या है और सब बच्चों को बड़े से छोटे के क्रम से लगाए। साथ ही अहाना का भी जिक्र किया था, पोस्ट में उतने जवाब नहीं आए। अभी आपको एक और मौका देती हूँ, खूब दिमागी कसरत करे और इसके अगले पार्ट में इनाम नाम पाए। मैंने कहा ही था, पिछला होमवर्क कराती रहूंगी। ग्रिन। अब आगे मौसम एक बार को अपना रुख बदल सकते थे। चेरापूंजी एक बार को बिना बारिश के रह सकता था, पर अपरा बिना दिमाग चलाए रह जाए ऐसा हो ही नहीं सकता था। उसने दोबारा गाइड की खिंचाई की। जब वह फिर से कुछ विदेशी सैलानियों के बीच काशी के अधूरे ज्ञान का पूरा ज्ञान दे रहा था, तब अपरा फिर से उनके बीच पहुंच गई। पर गाइड ने इस बार समझदारी से काम लिया और ज्यादा फजियत होने से पहले ही पेट दर्द का बहाना मारकर वहां से फरार हो गया। उसकी हालत देख अपरा के साथ साथ सबकी हंसी छूट गई, लेकिन अपरा इस बात का पूरा मजा ले भी नहीं पाई थी कि पलक आ गई। असल में परी रोती रोती उसके पास आ गई थी और उसे इस तरह रोता देख पलक झट से उसके साथ लॉबी में आ गई। परी के रोने का मतलब था कि उसके साथ रुद्राक्ष और अपरा दोनों नहीं होंगे। वह दोनों में से किसी को भी अपने पास न पाकर रोने लगी थी। ये देखने पलक झट से उन दोनों को खोजने लगी। अपरा सैलानियों के बीच मिली। पलक झट से उसके पास पहुंचती हुई कहने लगी, अपरा, मैंने बोला था न परी को अकेला मत छोड़ना, और यहाँ क्या कर रही हो तुम? अपराजिता इधर उधर देखती हुई कहने लगी। रुद्राक्ष था न परी के साथ? पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। भाई अब बोलो। ओके रुद्राक्ष भैया, मुंह बनाती हुई कहने लगी। तभी गेट से अंदर आता हुआ रुद्राक्ष दिखा, जिसका चेहरा सपाट बना था पर आंखों में हल्की मुस्कान थी जो अपरा को साफ साफ महसूस हो रही थी। उसे समझते देर न लगी कि अपरा को शैतानी करते देख रुद्राक्ष जानबूझकर परी को अकेला छोड़ गया ताकि वह रोती हुई पलक के पास जाए और वह उतनी ही जल्दी यहाँ आ जाए। बिना शिकायत लगाए उसने काम कर लिया था। ये उन दोनों के बीच मौन युद्ध चलता रहता था। रुद्राक्ष बेटा, तुमने परी को अकेला क्यों छोड़ा? मैं बाहर आत्माराम अंकल को देखने गया था क्योंकि परी बाहर पार्क जाने की जिद कर रही थी, रुद्राक्ष ने शांति से कहा। और इस बात के जवाब स्वरूप पलक ने अपरा को घूर कर देखा। इसका साफ अर्थ था कि कुल मिलाकर सारी गलती अपरा की रही। उसे ही रुद्राक्ष के जाने के बाद परी का ध्यान रखना चाहिए था। चलो ठीक है, जब तक पापा बिल पेड करके आते हैं अपरा, अब तुम मेरे साथ ही रहोगी। पलक की बात सुनते रुद्राक्ष पूछता है, तो क्या मैं तब तक कि परी को बाहर ले जाऊं? अंकल बाहर ही है। पलक सहमति में कहती है, ठीक है, पर तुम दोनों अपना ध्यान रखना। ये सुनते अपरा भी उत्सुक हो उठी। मुझे भी झूला झूलना था, मैं भी जाऊं? नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, पलक ने कहा। और रुद्राक्ष ने एक नजर अपरा की ओर देखा और परी का हाथ पकड़े बाहर निकल गया। उस वक्त तो अपरा ही जानती थी कि उसको रुद्राक्ष की चुप्पी हरकत पर कितना गुस्सा आया, पर कहती भी क्या। अब इस बात को समझाना भी मुश्किल था, तो बस मुंह बनाए रह गई। चलो, जब तक पापा आते हैं तुम यही मेरे साथ बैठो। रुद्राक्ष के जाते पलक अपरा का हाथ पकड़े उस वेटिंग लॉबी के सोफे में जाकर बैठ गई। उस आलीशान होटल की वेटिंग लॉबी काफी आकर्षक थी। लॉबी में हल्का सा संगीत बज रहा है जो माहौल को एकदम शांत बनाए था। चमचमाते संगमरमर के फर्श और महंगी कुर्सियां इस जगह को और भी शानदार बना रही हैं। होटल की वेटिंग लॉबी की चमचमाती दीवारें और चमड़े की महंगी कुर्सियां और सोफे से सजी थी। पलक उसे अपने पास बैठाकर अब उसे कड़ी निगाहों से देख रही है। अपराजिता, जो हमेशा की तरह शैतानी के मूड में रहती थी, लेकिन अब मां के डर से कुछ कर नहीं पा रही। पलक ने उसे बिल्कुल अपने पास बिठाया ताकि वो शांति से बैठे और कहीं शैतानी न कर सके। लेकिन अपराजिता शांति से बैठे ऐसा हो ही नहीं सकता। उसकी आंखों में शैतानी की चमक साफ झलक रही थी। मां की घूरती आंखों के बावजूद उसके मन में कुछ खुराफाती प्लान्स घूम रहे हैं। पलक अपरा की ओर घूरते हुए कहती है, अपराजिता, यहाँ से हिलना मत, एकदम सीधे बैठो। अपराजिता चुपचाप बैठी थी, लेकिन मन ही मन सोच रही थी, आखिर कब तक माँ मुझे यूं ही पकड़ कर रखेगी? कुछ तो करना पड़ेगा। तभी लॉबी के दरवाजे खुलते हैं और दो स्टाइलिश औरतें अंदर दाखिल होती हैं। दोनों के हाथों में महंगे ब्रांड्स के हैंडबैग, चेहरे पर बड़े बड़े गॉगल्स और चलने का ढंग ऐसा था कि जैसे पूरा होटल सिर्फ उनके लिए बनाया गया हो। उनकी शॉपिंग बैग्स देखकर ही समझ में आ रहा था कि उन्होंने अच्छा खासा खर्चा किया है। दूसरी महिला मीरा अपने ब्रांडेड कपड़ों और बड़े हॉट पिंक लिपस्टिक में फबती हुई नजर आ रही थी। सिमरन अपने बड़े से गोल्डन चश्मे को उठाकर लॉबी में इधर उधर देखती है, फिर एकदम स्टाइल में बैठ जाती है। दूसरी महिला मीरा अपनी लाल लिपस्टिक को ठीक करते हुए उनके बगल में बैठ जाती है। दोनों की एंट्री देखकर अपराजिता की आंखें चमक उठती है, कुछ तो धमाल होगा। सिमरन अपने गॉगल्स को स्टाइल से उतारते हुए, उफ, इतनी शॉपिंग करके थक गई हूँ। इस होटल में आकर सच में सुकून मिलता है। वैसे
यहाँ के लोग भी बहुत मिडिल क्लास लग रहे हैं, है ना? मीरा भी बड़े नखरे से हंसते हुए, हाँ 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 बिल्कुल, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि इतने कम पैसों में ये लोग कैसे रहते हैं। तभी मीरा की नजर पलक पर जाती है, जो अपराजिता को रोकने में व्यस्त थी। वह धीरे से मुस्कुराती उसे टोकती हुई पूछती है, आप लोग यहाँ छुट्टी मनाने आए हैं? पलक सहजता से कह उठी, जी अपने बच्चों और पति के साथ आई हूँ। सिमरन एक नजर पलक पर डालती है और उसके कपड़े देखकर हल्की सी मुस्कान फेंकती है। मीरा, वैसे आपके बच्चे कितने हैं? पलक उनसे बात में इंटरेस्टेड नहीं थी, इसलिए ज्यादा विस्तार में न जाकर थोड़ा संकोच से कहती है, 3 बच्चे हैं। सिमरन और मीरा एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर अपनी हंसी छिपाते हुए बोलती हैं, मीरा, आज के जमाने में 3 बच्चे, ओह माय गॉड, मेरी तो एक बेटी है। एक बच्चे के साथ जिंदगी का मजा ही कुछ और है। मैं तो दिन भर उसकी क्लासेस, एक्टिविटीज और शॉपिंग में बिजी रहती हूँ। सिमरन भी हंसते हुए, अरे हाँ, और ये मिडिल क्लास माएँ तो सोचती है कि बस ढेर बच्चे ही अच्छे हैं, उनको क्या पता असली लाइफ क्या होती है। पलक ये सुनकर थोड़ा असहज हो जाती है, लेकिन अपराजिता, जिसे अपनी माँ की इस हालत से बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं है, वह तो अब अपनी शैतानी दिमाग में कुछ नया प्लान कर चुकी थी। वह चुपचाप उठकर दोनों औरतों के पास जा पहुंचती है। उसकी नजर मीरा के बड़े से हैंडबैग पर पड़ती है, जो खुला हुआ है। उसकी शरारती आंखों में चमक आ जाती है। अपराजिता हाथ बढ़ाकर बैग से मीरा का महंगा चमचमाता परफ्यूम निकाल लेती है। अपराजिता मासूमियत से, आंटी, ये आपका है ना? मीरा उसे देखती है और अपने बड़े गॉगल्स के पीछे से हल्की सी मुस्कान के साथ बोलती है, हाँ हाँ बेटा, ये मेरा परफ्यूम है। अगले ही पल अपराजिता ढक्कन खोल देती है और परफ्यूम की बोतल को एकदम फायर होस की तरह मीरा के चेहरे पर स्प्रे करने लगती है। शश 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 शश। पूरी बोतल का स्प्रे मीरा के चेहरे पर बिखर जाता है। उसकी आंखें, नाक और पूरा चेहरा चमकने लगता है। उसका सारा कृत्रिम मेकअप अब बहने लगा था। वह जोर से चिल्ला उठती है, जबकि सिमरन जल्दी से अपना चेहरा ढकने की कोशिश करती है। मीरा हक्की बक्की होकर, ओह माय गॉड, ये क्या कर रही हो तुम? अपराजिता एकदम मासूमियत से जवाब देती है, मम्मी ने कहा था कि जब भी कुछ अच्छा दिखे उसे इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अपने काले चश्मे के पीछे सिमरन की हालत बुरी थी। वह अपने चेहरे को ढकने की कोशिश करती है। मीरा अब परफ्यूम से भीगी हुई अपनी हॉट पिंक लिपस्टिक को फैलता देख बौखला जाती है। उसकी हालत अब ऐसी हो गई है कि देखने वाले भी हंसने से खुद को रोक नहीं सकते। मीरा चिल्लाते हुए, तुमने मेरी लिपस्टिक खराब कर दी, देखो ये क्या हो गया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अपराजिता की शरारत ने अपना काम कर दिया है। लॉबी के कुछ लोग उनकी ओर मुड़कर देखने लगते हैं। पलक, जो अब तक अपनी बेटी को शरारत करने से रोकने में लगी थी, इस दृश्य को देखकर अपनी हंसी रोक नहीं पाती। पलक किसी तरह से अपनी मुस्कान दबाते हुए, अपराजिता, ये तुमने क्या किया? अपराजिता वापस अपनी सीट पर कूदती बड़े मासूम चेहरे के साथ कहती है, मैंने तो वही किया जो आपने कहा था मम्मी, सामान को यूज किया बस। अब पलक अपनी हंसी को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सफल नहीं हो पाती। मीरा मेकअप ठीक करते हुए जल्दी से उठकर कहती है, ये क्या बेहुदा मजाक था। वह हड़बड़ी में अपने चेहरे को ठीक करते हुए लॉबी से बाहर निकल जाती है। उसके पीछे पीछे सिमरन भी भागती है। अगले ही पल न अपराजिता की शरारत का ये पल पूरे लॉबी में चर्चा का विषय बन जाता है और पलक पहली बार अपनी शरारती बेटी के इस कारनामे पर मजा महसूस करती है। पर इस भाव को किसी तरह से अपने सपाट चेहरे के पीछे छिपा लेती है, जैसा वह अक्सर झलक की शैतानी पर किया करती थी। उनके जाने की तैयारी हो चुकी थी। कार में सभी अपनी अपनी जगह ले चुके थे। आगे ड्राइविंग सीट अनिकेत की तो बगल की पलक की थी और उसकी गोद में परी बैठी थी। पीछे दोनों खिड़की छोर पर अपरा और रुद्राक्ष थे, तो लास्ट की पिछली सीट पर बबली और आत्माराम बैठे थे। तो चले वापस। अनिकेत एक मुस्कान के साथ पलक को देखता है। इस पर पलक मुस्कुरा कर सहमति देती है। अगले ही पल अनिकेत कार स्टार्ट करता है कि तभी उसका मोबाइल रिंग कर उठता है। अनिकेत रुककर मोबाइल की स्क्रीन देखने लगता है। ये देखते पलक पूछती है, क्या देख रहे हैं, उठाए न कॉल? हाँ, कोई जरूरी कॉल लगता है। इस नंबर से 5-6 मिस कॉल पड़े थे, पर जब मैंने किया तो किसी ने रिसीव नहीं किया। हो सकता है जरूरी ही हो, पर आपके कॉल करते वक्त मोबाइल उस शख्स के पास ना हो। बात कर लीजिए, फिर रास्ते में चलते वक्त आया तो कार रोकनी पड़ेगी। अनिकेत इस बात पर हामी भरता है और कॉल रिसीव कर लेता है। उस पर प्रोफेसर साहिल थे। हेलो सर, मैं प्रोफेसर साहिल, थैंक्स कि आपने कॉल रिसीव कर लिया। हमें आपकी मदद की बहुत जरूरत है। मैंने आपको मैसेज भी किया था, शायद आपने अभी उसे देखा नहीं।
इस पर अनिकेत हिचकिचाते हुए कहता है, ओह सॉरी फॉर दैट, सच में मैंने मैसेज बॉक्स चेक नहीं किया। तो प्लीज सर एक बार मैसेज पढ़ लीजिए, मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। इसके साथ ही कॉल डिस्कनेक्ट करके अनिकेत मैसेज चेक करने लगता है। उस लंबे चौड़े संदेश को जैसे जैसे वह पढ़ रहा था उसके हाव भाव बदलते जा रहे थे। पलक भी गौर से उसका चेहरा देख रही थी। क्या बात है, कुछ सीरियस बात तो नहीं? सीरियस ही है पलक, अनिकेत ने ये कहा और पलक का दिल धक से होकर रह गया। कहानी आगे जारी रहेगी। कहानी पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों से साझा करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।